आज इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। आपको राइट्स के बारे में जानने को मिलेगा। आज इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने को वाला है। आपको काफ़ी एंगलों के बारे में पता होगा कि यदि कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में, यदि कि कभी पुलिस का सामना करना पड़ जाए, कभी ऐसी मैटर आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और जो अभी करंट में चल रहा है कस्टोडियल डेथ, उसके बारे में भी जानने को मिलेगा। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम से निकलने के जो फॉर्मूले हैं, जो वे है, वो भी देखने को मिलेंगे। चलो हम देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है हमें। ये है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं। पार्ट 3 में 12 से 35 तक का आर्टिकल होता है, उसके अंडर में ये आते हैं। अब इसमें 6 पॉइंट होते हैं, जिसमें इक्वालिटी के बारे में बोलते हैं, फ्रीडम के, एक्सप्लोटेशन के, रिलीजन के, एजुकेशन राइट के और रेमेडीज़ के। इक्वालिटी यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई मैन काम कर रहा है, कोई वुमेन काम कर रहा है, तो उनकी सैलरी में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। और आजकल ये देखने को मिलता है कि मैन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जॉब में, वुमेन को कम। तो ये इक्वालिटी रही नहीं, ये सामने से हनन करते हैं लोग। और जात पात का भी भेदभाव देखने को मिलता है। ब्राह्मण अपने को उच्च समझता है, एससी एसटी ओबीसी नीच जात, भंगी इनको वो तुच्छ समझता है। ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। और मेरा यही संदेश है कि आप सब इन चीज़ों से तो बाहर निकलिए, अपने दिमाग को इन चीज़ों में ना रखिए, उन्हें उठा के बाहर, ये ऐसे कचरे को अपने दिमाग में से निकाल के कचरे की डोल में फेंकिए। ये सब चीज़ें नहीं रहनी चाहिए आपके अंदर में। राइट टू फ्रीडम के बारे में बात की गई है। फ्रीडम यानी कि हमें कहीं पर भी जाने का फ्रीडम है। कोई कोई भी बंदोबस्त, कोई भी रोक टोक नहीं है। हम कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, कोई भी हम टेरिटरी परचेस कर सकते हैं। ये सारे राइट हमारे पास है। और एक्सप्लोटेशन के बारे में यानी कि ट्रैफिकिंग के बारे में, इसका एक एग्जांपल अभी देखने को मिलता है। जो माइग्रेट वर्कर यानी कि इस ड्यूरेशन में, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में करीबन 14 करोड़ लोग, 14 करोड़ माइग्रेट वर्कर है। आपको पता ना तो बता देता हूँ, 14 करोड़ माइग्रेट वर्कर, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। वो तो काफ़ी कम थे, हमें भी प्रॉब्लमों का सामना तो कराना पड़ा, पर उन्हें तो काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा उन माइग्रेट वर्करों को। और उन्हें जो काम मिलता था तो उन्हें काम के मुताबिक वेजेस नहीं मिलते थे। वेजेस यानी कि जो उनकी आमदनी नहीं मिलती थी। काम उनसे 16-16 घंटे तक कराया जाता था, और जो उन्हें पैसे मिलते थे, वेजेस मिलते थे, वो काफ़ी कम मिलते थे। यानी कि पहले वो 8 घंटे काम करते थे तो 400 रुपये मिलते थे, और आज वो 14-14 16-16 घंटे काम करते तो फिर भी उन्हें 400 ही रुपये मिलते हैं। तो ये कहाँ का राइट टू इक्वालिटी हुआ? ये तो उन पर ट्रैफिकिंग किया, एक्सप्लोटेशन किया, उनका अत्याचार कर रहे हैं, उनका काम की वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसमें भी आती है। और आर्टिकल 24 कहता है कि एजुकेशन के बारे में बात करता है। एजुकेशन के बारे में बात करता है, मैं बात बता देता हूँ एजुकेशन के बारे में। आपने सुना होगा कि 14 साल तक कंपलसरी एजुकेशन है, और जो गवर्नमेंट स्कूल है वो भी करीबन 8वीं तक होती है। एलिमेंट्री एजुकेशन हमारी क्लास 8 तक होती है। और क्लास 8 तक जब तक वो आता है तो उसकी उम्र भी 14 साल हो जाती है। इसीलिए ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल वो 8वीं तक ही आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वो कंपलसरी एजुकेशन देने का वादा किया है। वो फंडामेंटल राइट है, उसे तो झुकला नहीं सकते, तो वो तो कंपलसरी उनको एजुकेशन मिलना है 8वीं तक, वो भी 14 साल तक। और राइट टू फ्रीडम और रिलीजन के बारे में, सब अपना फ्रीडम रिलीजन इंजॉय कर सकते हैं। एजुकेशन का भी राइट है, यानी कि कोई भी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी कल्चर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दिवाली हो, कोई भी उत्सव बनाना हो, ये सारी चीज़ें। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडी, यदि ये 5 ऊपर के राइट्स को यदि कुछ भी हनन किया गया तो ये आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जान सकते हो। ये आपका राइट है। इसे ही कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट भी कहा जाता है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा अभी। ये है राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करूंगा, 19 से 22। राइट टू स्पीच, हमें हर पॉइंट पर बोलने का हक है। यदि हमें अपने आंखों के सामने गलत होता दिख रहा है तो हमें बोलने का हक है। हम अब उसे एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कि क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ बुरा करती है तो हमें हक है उनसे सवाल करने का। यदि कोई सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो हमें हक है उनके खिलाफ़ बोलने का। ऑफेंस के बारे में, यानी कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करे और कोई सिविल एक्टिविटी, दो होती है, सिविल एक्टिविटी और क्रिमिनल एक्टिविटी। सिविल एक्टिविटी यानी कि भाई ने, किसी ने टैक्स नहीं भरा तो ऐसा थोड़ी ना भाई उसको उठा लेके जाएगा किसी ने टैक्स नहीं भरा तो उसको अरेस्ट करके ले गया।
तो ऐसे ऑफेंस आते हैं आर्टिकल 20 में, यानी कि क्रिमिनल में ही ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती है। क्रिमिनल यानी कि किसी को अरेस्ट किया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है, फिर उसे कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी बात सुनी जाती है कि क्या सही है क्या नहीं। क्योंकि बात सुनना यानी कि राइट टू स्पीच है, राइट टू लिव है, ये सारी चीज़ें कि उस पर कोई टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है ना, वो सहमत तो है ना उसके जो भी स्पीच वो एक्सप्रेस कर रहा है उस पर। और उसे वहाँ पर ऑफ़र भी किया जाता है कि आप वकील रखना चाहते हो कि अपना केस खुद रखना चाहते हो। ये सब आर्टिकल 20 में आता है। राइट टू लिव और लिबर्टी, यानी कि आप कहीं पर भी रह सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, ये सारे लिव एंड लिबर्टी है। आपका राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू लिवलीहुड है, राइट टू वाटर है, राइट टू इन्वायरमेंट है। ये सब अब कहने की बात हुई। अब ना वाटर अच्छा मिलता है ना इन्वायरमेंट इतना अच्छा रहता है। वैसे ये राइट है, पर ये सब राइट को पूरा करने के लिए स्टेट के पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं होते कि वो यूज़ कर सके। फिर दिखा देते कि हमारे पास इतने पैसे थे, पहले ही माइनस में चल रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा, यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम करती है तो करीबन मान ले कि 1 रुपया ऊपर से भेजा तो करीबन 10 पैसे ही नीचे वाले को मिलता है, बाकी के 90 पैसे 90 पैसे का क्या होता है आप भी जानते ही होंगे, वो गायब हो जाते हैं। ये सिस्टम देखने को मिलता है। और ये बीचक जो बिचकले हैं ना, इनको तो निकाल बाहर फेंक देना चाहिए। इसलिए डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होनी चाहिए और डायरेक्ट बेनिफिशरी में भी होनी चाहिए। आजकल मैं काफ़ी चीज़ों को देखता हूँ, यानी कि गवर्नमेंट जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि 5-5 किलो दाल गेहूँ आपको फ्री में दिया जाएगा, 1 किलो चने की दाल भी आपको फ्री में दी जाएगी, पर वो इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी की होती है कि उन्हें लोग खा ही नहीं सकते। और ये फूड कॉरपोरेशन इंडिया वो स्टैंडर्ड प्राइस में खरीदती है, परचेज करती है उसे, यानी कि जो मार्केट में प्राइस है इतना उत्तम और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज करती है, फिर भी उनके पास थर्ड क्लास का प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो बिचौलिए खा जाते हैं। उन्हें राइट उठाना चाहिए, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये सामान लेने से पहले कि हमारे लिए तो अच्छा अच्छा अनाज खरीदा गया होगा, पर वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसे हम आम भाषा में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, पीडीएस कहते हैं। ये बदलाव जो वह ये बदलाव कंज्यूमर ही ला सकते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों ये थर्ड क्लास के जो ये थर्ड क्लास का खाने की चीज़ें हमें क्यों दिया जा रहा है, फूड क्यों दिया जा रहा है जो हमारे खाने लायक ही नहीं है। उन्हें ये आवाज़ उठानी चाहिए, संपर्क करना चाहिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, थोड़ी बुद्धि दौड़ानी चाहिए कि इन बिचौलियों को बीच से ही काट दिया जाए। और गवर्नमेंट ये देने की बात करती है तो गवर्नमेंट खुद भी डायरेक्ट बेनिफिशरी भी ट्रांसफ़र कर सकती है, यानी कि डायरेक्ट उन लोगों के खाते में ही अमाउंट डाल दो और वो आराम से अपनी लाइफ को इंजॉय कर सके। क्या पता है कि उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत ना हो, किस और चीज़ों की ज़रूरत है। पर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। माना कि कहीं देखने को मिलता है कि पति ही पूरे पैसे लेके चला जाता है, वो घर वालों के पास तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर कभी देखने को मिलता है कि दारू पीने के लिए चल जाता है, पूरे पैसे स्पेंड कर देता है। ऐसे काफ़ी मैटर भी देखने को मिलते हैं, तो सारे एंगल सोचने पड़ते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। और हाँ, इस अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में भी बात की गई है। ऑर्डिनरी डिटेंशंस, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। अरेस्ट डिटेंशंस क्या होता है, ऑर्डिनरी डिटेंशंस क्या होता है, ये कस्टोडियन डेथ के बारे में है जो आजकल बहुत चर्चा में, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा। आपके चक्षु खुल जाएंगे और कान तो आप खोल के ही रखना। और यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट टॉर्चर 1987, यूनाइटेड नेशंस क्या एक बेस प्रोवाइड करता है सबके लिए, टॉर्चर के लिए भी बेस प्रोवाइड किया था। 1987 का एक्ट है ये, जिसमें हमने साइन तो कर दिया पर हमने रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई यानी कि हमने पार्लियामेंट में उसे इश्यू नहीं करवाया, पास नहीं करवाया, यानी कि हम यहाँ पर भी मात खा गए। ये कुछ आगे देखते हैं। कस्टोडियन डेथ किस प्रकार की होती है, यानी कि किसी को बिना प्रूफ के ही उठा लिया घर से, यानी कि कोई अपनी दुश्मनी निभाने के लिए किसी पर टॉर्चर कर रहा है, उसे मेंटली हेल्थली टॉर्चर कर रहा है, उसे फूड प्रोवाइड नहीं कर रहा, हाइजीन की देखभाल नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें कस्टोडियन डेथ में ही आती है। यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री हरेसमेंट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ये सारे अरेस्ट कर दिया जाता है रॉन्ग तरीके से, इलीगल तरीके से। और ये सारी मेथड भी यहाँ पर मेंशन की गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा। और ये कुछ डेटा भी दे रखा है। कस्टोडियल डेथ होती है 1700 के आसपास, और जो कन्विक्टेड है 26 लोगों को सज़ा मिलती है। देखो कितना कम रेशियो है यहाँ पर।
और करीबन 810 केस ही रजिस्टर्ड होते हैं और उनमें से भी 26 लोगों को ही 26 पुलिस वालों को ही सज़ा मिलती है। और सज़ा भी किस प्रकार की मिलती है मैं बताना चाहूँगा। यानी कि उसने टॉर्चर किया किसी पर्सन्स को, वो कस्टडी में मर गया, तो उसे सिर्फ सस्पेंड किया जाता है उसकी जॉब से, ना ही उसे सज़ा दी जाती है, ना ही कोई पनिशमेंट। सिर्फ जॉब से निकालना ही थोड़ी ना कोई इसका सॉल्यूशन हुआ। उसकी जगह कोई नॉर्मल पर्सन हो तो 302 303 कौन कौन से 3 3 4 4 लगा दिए जाते हैं और वो लाइफ टाइम जेल में ही रहता है। तो ये तो इक्वलिटी की बात हुई नहीं। राइट टू इक्वलिटी में ऐसा नहीं देखा जा सकता कि इस पे भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए जिससे ये जो भेदभाव है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो पुलिस होती है, जो जज होते हैं, वो लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्हें सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए होते हैं। यानी कि कोई क्रिमिनल हुआ, उसे डराने के लिए ये सब आर्टिकल्स रखे जाते हैं, ये आईपीसी सीआरपीसी रखी जाते हैं कि वो डर जाए इससे और फिर से दोबारा ये काम ना करे। उसे रॉन्ग डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन ले जाने के लिए ये कानून होते हैं, ना कि उनके ऊपर नाचने के लिए। पब्लिक सर्वेंट हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, एसपी हो, वो सब पब्लिक के नौकर हैं, वो पब्लिक के लिए काम करने वाले हैं। एमएलए एमपी हो, वो पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तांडव करे वो उनके सिर पर। उन्हें पब्लिक की बात माननी चाहिए, पब्लिक का साथ देना चाहिए, यही उनकी ड्यूटी है, यही उनका अकाउंटेबिलिटी है। पर जो अभी देखा जा रहा है पब्लिक से, आजकल पब्लिक को पुलिसों से बहुत डर लगता है, बहुत डर। कुछ एंगल कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, दो एंगल होते हैं। तो यही बात है, कुछ लोग सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं। और कुछ पुलिस वाले अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, कुछ पुलिस वाले नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें देखी जा सकती है। पुलिस वाले ये समझते हैं कि हम जनता के लिए, यानी कि जनता ही हमारी माई बाप है, हम उनके सेवा करने के लिए बने। पर कुछ पुलिस वाले समझते हैं कि हम ही माई बाप है, हमसे ऊपर कोई नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो देख लेना। और ये कुछ इसके स्टेजेस है सॉल्यूशन के। एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिले तो आईएएस एसपी के पास जा सकते हो आप। पब्लिक सर्वेंट, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि आपकी प्रॉब्लम को सुने और सॉल्व करे, एमएलए एमपी के पास जा सकते हो, वहाँ पर अंडर कंट्रोल, क्योंकि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है। यानी आपने उसे कुर्सी पे बैठा है, आप चाहे तो 5 साल बाद उस कुर्सी को खींच भी सकते हो। स्टेट सेक्रेटरी के पास जा सकते हो, हाई सुप्रीम कोर्ट के पास तो जा ही सकते हो आर्टिकल 22 के यहाँ, नेशनल ह्यूमन राइट, स्टेट ह्यूमन राइट के। और जो लास्ट है वो है मीडिया। इसमें स्पीच और एक्सप्रेस के बारे में बात की गई है। तो आप अपनी वॉइस को उठा सकते हो, स्पीच और एक्सप्रेस। यानी कि ये चार ऊपर के पॉइंट काम नहीं आए तो मीडिया काम आएगी, मीडिया बहुत काम आएगी। हम कहते हैं ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर हैं। 3 पिलर यानी कि कौन कौन से 3 पिलर? एक थे लेजिस्लेटिव, जो लॉ बनाने का काम करते हैं। एजुकेटिव, उसका इम्प्लीमेशन करने का काम करती है। और एक होता है जुडिशरी, देखती है कि लॉ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई छेड़छाड़ी तो नहीं हो रही है, फिर ये देखने का काम करती है जुडिशरी। अब चौथा उभर के आया मीडिया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर है। ये जो भी मैंने बताया वो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। ये एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार इस वीडियो को देखो। ये एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार रिपीट करके देखना। पर ये सारे पॉइंट आपको पता ही होने चाहिए। मेरे देश के नागरिकों, इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, और कुछ डाउट हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना।